ये अभी टेल जुड़ी हुई है। हेड टू टेल रूल में तो फर्स्ट सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आनी होती है। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ऑफ द चैप्टर 2 और आज हम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। और उसमें आपके पास कहा जा रहा है व्हाट हैपेंस टू अ डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर व्हेन इट अंडरगोज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये आपके पास पार्ट 1 है, पेज नंबर 33 पे। कहा जा रहा है अगर एक वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाई जाए तो उस पर क्या फ़र्क आएगा, क्या वो इसकी नेचर वेक्टर रहेगी, स्केलर रहेगी, क्या उसके मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा। तो ऑब्वियस है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इस चैप्टर का, आई थिंक लेक्चर 1 या 2 था, कि अगर एक वेक्टर एक स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट में आपके पास एक वेक्टर ही आता है। कैसे? लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक वेक्टर है आपके पास 2i + 4j - 5k और इसे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 5 से, लेट सपोज। तो क्या होगा आपके पास, क्योंकि ये वेक्टर जो है वो स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सिर्फ कोफिशिएंट जो है वो इस स्केलर से आके मल्टीप्लाई होंगे। 2 × 5 10 और i एज इट इज़ आ जाएगा। 4 × 5 20, देन j एज इट इज़ आ जाएगा। -5 × 5 -25 और k एज इट इज़ आ गया। तो आप देखें कि रिजल्ट हमारे पास वेक्टर आया। एक चीज़, अगर एक वेक्टर एक स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट स्टिल वेक्टर आएगा। दूसरा, लेट सपोज ये हमने एक फोर्स वेक्टर लिया था, तो इसमें जो यहाँ पे ये 2 है ये किसकी वैल्यू होगी, fx की। ये जो 4 है ये किसकी वैल्यू हो गई, fy की। और -5 कौन सी वैल्यू है, fz की। आप देखें पहले fx की वैल्यू 2 थी, बाद में क्या हो गई, fx की वैल्यू 10 हो गई। और यहाँ पे fy की वैल्यू पहले 4 थी, अब 20 हो गई। और fz की वैल्यू पहले क्या थी, -5, अब हो गई -25। इसका मतलब अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुई है तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, चेंज होएगा। एक तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होएगा, दूसरा वेक्टर स्टिल वेक्टर रहेगा। एक तीसरी चीज, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, लाजमी याद रखना है। 3 रूल्स हैं। पहला क्या है, वेक्टर विल रिमेन अ वेक्टर। वेक्टर जो है ऐसा नहीं है कि जो वेक्टर है वो स्केलर बन जाएगा, वेक्टर वेक्टर ही रहेगा। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल बी चेंज्ड। थर्ड वन क्या है आपके पास, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने ये बात लिख दी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो चेकर ने आपको पूरे मार्क्स दे ही देने। आप देखें कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये पॉइंट लिखना, लेकिन आपको अगर समझा हुआ होगा तो ऐसे आंसर्स आप दे सकते हैं, वरना नहीं दे पाएंगे। तो इसी सेल्फ असेसमेंट पेज 33 पे आपके पास एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है इफ वेक्टर ए हैज कंपोनेंट्स 3, -2। एक न्यूमेरिकल टाइप है आपके पास जिसमें हम डेटा बना लेते हैं, गिवन और यहाँ पे रिक्वायर्ड। कहा जा रहा है व्हाट हैपेंस टू द, नहीं सॉरी, इफ वेक्टर ए हैज कंपोनेंट्स 3, -2। एक वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट्स हैं 3, -2, सही है। एंड वेक्टर बी हैज कंपोनेंट्स -1, 5। वेक्टर बी के पास कंपोनेंट्स है -1, 5। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए + बी। यहाँ पर 3, -2 है और आपको कहा जा रहा है कि a + b अगर हम करते हैं तो कंपोनेंट्स क्या आएंगे। कोई मसला नहीं है। आप ना, एक तो ये चीज, जब भी ऐसा होना तो हम वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। आपको ये बात याद होगी कि हम हमेशा क्या करते थे, रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट बराबर होता है a + b। ये कब फॉलो होगा, सिर्फ जब आपके पास वेक्टर्स गिवन होंगे, वरना ये चीज फॉलो नहीं होगी।
और वेक्टर ये आपके पास क्या है 3,-2। एक्चुअली ये जो 3,-2 है ना, ये आपका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट गिवन है और z कंपोनेंट नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 3i, i क्या शो करे x कंपोनेंट, -2j, और यहाँ पे -i क्योंकि 1 तो लिखते नहीं है, +5j। तो इनको ऐड करना कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए। 3i -2j प्लस -i प्लस 5j। अगर हम करें क्या हो जाएगा 3i -2j प्लस माइनस -i प्लस प्लस स्टिल प्लस 5j। 3i प्लस -i 2i हो जाएगा। कैसे होगा, हमेशा कोफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ एक 1 होगा, 3 - 1 2 आ जाएगा। -2 प्लस 5 ऑब्वियसली प्लस 3j, ये आपके पास क्या आ गया r, जो आपका a प्लस b है एक्चुअली। और आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते, r = a प्लस b, यही फाइंड करना था। हमने क्या किया था, इस फॉर्म से इस फॉर्म में गए थे, इस फॉर्म से वापसी पीछे भी तो जा सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा 2,3। अब अगर मैं आपको ये बात बताऊं ना कि ये कैसे आया है, इसे ना आप ग्राफ से समझें तभी आपको ये बात समझ आएगी, वरना समझना मुश्किल है ये चीज। देखें, लेट सपोज ये आपकी पॉजिटिव x, ये आपकी नेगेटिव x, देन ये आपकी पॉजिटिव y और ये आपकी नेगेटिव y। इधर करके मैं उम्मीद करूंगा आपको नजर आ रहा है। हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, यहाँ पे इंटरवल्स बना लेते हैं जैसे आपका ग्राफ होते हैं। काफी हद तक सही बनेगा ये, क्योंकि मेरे पास मैं अपने हिसाब से मार्किंग कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज बिल्कुल आपके पास पॉजिटिव x में 1 2 3 4 5, नेगेटिव x में -1 -2 -3 -4 और -5। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, और ये ओरिजिन है जहाँ पे 0 होता है। आपने क्या करना है, आपको कौन से पॉइंट्स गिवन थे, 3i -2j मीन्स 3, -2। चेक करें यहाँ 3, -2 कहाँ आएगा, 3, -2, 3 ये रहा और -2 ये रहा। पहला कंपोनेंट x पे देख रहे हैं, दूसरा y पे देखना है। अगर हम यहाँ से एक लाइन लाएं और यहाँ से एक लाइन लाएं, जहाँ ये मीट करेंगी वो आपका पॉइंट बन जाएगा। और सेकंड पॉइंट क्या है, -1, -1, -1, x में -1, y में 5 आ गया कंपोनेंट। आपके पास वेक्टर क्या बनेंगे, इसका मतलब एक वेक्टर आपके पास जो वेक्टर a है वो ये आ गया, जो वेक्टर b है वो ये आ गया, और ये वेक्टर a आ गया। अब आप क्या करें, आपने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, सोचें। वेक्टर a, इसके हम कंपोनेंट्स लिख लेते हैं, 3, -2 और उसके यहाँ पर -1, 5। हेड टू टेल रूल में क्या होता था, ये अभी टेल जुड़ी हुई है। हेड टू टेल रूल में तो सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आनी होती है। तो अगर मैं क्या करूं, इस b को उठाऊं और यहां लाके रख दूं, ये b कैसे चल रहा है आपके पास, b कुछ ऐसे है। आप ना इसको स्केल से बनाएंगे ना, आपको ये चीज और बेहतर समझ आएगी। b एक बार ऐसे गया है तो 5 टाइम्स ऊपर गया हुआ है। ऐसे ही इसको मैं यहां से अगर बनाऊं तो कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कुछ यहां पे आ जाएगा आपके पास। जो वेक्टर, इस वेक्टर b को उठाया और एज इट इज लाके मैंने यहां पे रख दिया। इसे आपने अपने पास स्केल से करेंगे आपको और बेहतर समझ आएगा। अभी बस समझे कि रिजल्ट कैसे आ रहा है 2,3 आपके पास। ये क्या हुआ, वेक्टर a वेक्टर b से हेड टू टेल रूल से जुड़ चुका है। अब रिजल्टेंट कहाँ आएगा, हमने कैसे देखा था, वेक्टर a और लेट्स सपोज वेक्टर b। क्या होता था, ये आया वेक्टर a, वेक्टर b की टेल वेक्टर a के हेड से जुड़ जाती थी। रिजल्टेंट कहाँ बनता था, रिजल्टेंट आपके पास फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड पे आता था, जो आपके पास क्या था r, और इसको हम लिखते थे a प्लस b। यहां भी तो ऐसे ही हो रहा है। रिजल्टेंट कहाँ आ गया, ये आ गया आपका रिजल्टेंट।
अगर आप देखें इस पॉइंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, यहाँ पास क्या आ रहा है a प्लस बी, इसके कंपोनेंट्स x में क्या है, अगर आप देखें ये x और ये y, x में 2 y में 3, तो देखें आपका आंसर भी तो यही आ रहा है 2,3। तो इस तरह से आपके पास हेड टू टेल रूल फॉलो हुआ है इसमें सारा का सारा। लेकिन आपको ना ये डायग्राम सिर्फ समझनी है, बनाने की नीड नहीं है। हाँ, हो सकता है आगे के चैप्टर्स में इस तरह की डायग्राम्स आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इसे नोट करें। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन 2 विच इज़ ऑन पेज नंबर 38, और इसमें आपको कहा जा रहा है डिफाइन अ यूनिट वेक्टर एंड इट्स सिग्निफिकेंट इन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो इसे हम ऑलरेडी लेक्चर 2 में कर चुके हैं, बहुत डिटेल में हमने ये चीज़ देखी थी। तो आप क्या करें कि इसे थोड़ा सा छोड़ें, लेक्चर 2 की तरफ जाएं और वहाँ से इसे देख लें। सिमिलरली आपका जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ पोजीशन वेक्टर एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये भी हम लेक्चर 2 में देख चुके हैं। तो सेकंड सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आपके पास लेक्चर 2 में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देन आपका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन 3 पेज नंबर 41 पे, जिसमें आपको कहा जा रहा है इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, कोई वैल्यू नहीं गिवन उनकी, बस बोलने वो पैरेलल हैं। लेट्स सपोज ऐसे बना लेते, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम कितना भी आगे ले जाएं वो कभी एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट बताना है। दो वेक्टर्स हैं ए और बी जो पैरेलल है। पैरेलल देखिए कुछ इस तरह से, लेट्स सपोज वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसको मैं क्या करता हूं कि स्ट्रेट आगे इसके लिए एक लाइन बना देता हूं मैं, और इसके लिए भी एक लाइन बना देता हूं। क्या ये लाइंस कभी पॉसिबल है कि मिल जाए? कभी भी नहीं मिलेंगी। मैं इसको दुनिया के दूसरे कोने पे ले जाऊं, ये तब भी नहीं मिलेंगी। तो इसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और पैरेलल वेक्टर्स जो पैरेलल लाइंस पर होंगे, ऑब्वियसली ये दोनों पैरेलल हैं, और कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी, सॉरी आपके पास क्या आएगा, तो इसमें कोई डेटा नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन है आपके पास। मींस गिवन आपके पास सिर्फ ये डायग्राम है, आप चाहें तो गिवन में डायग्राम बना दें। देन ये आपके पास रिक्वायर्ड और सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे होगा आपके पास, आपको ये बात पता है ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट बराबर होता है ए बी साइन थीटा। मींस ए का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अब बात ये आती है ए और बी में एंगल क्या बन रहा है। अगर हम ए और बी की टेल्स देखें, ये वेक्टर ए लेट्स सपोज और ये वेक्टर बी ऐसे पैरेलल हैं, इनकी टेल्स को मिलाएं, ये तो ऐसे हो जाएंगे। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे लाता हूँ, 90 डिग्री है, ऐसे 90 है ना, इसको मैं अगर ऐसे भी कर दूँ स्टिल 90 डिग्री है। अब मैं क्या करूँ, एंगल को कम कर रहा हूँ, कम करते 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 क्या होगा, जब ये दोनों मिल जाएंगे एंगल क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये जो आपको थीटा है ना, वो गिवन में दिया गया है कि थीटा आपके पास 0 डिग्री है। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। क्या हो जाएगा, हमें ए वेक्टर ही नहीं पता तो उसका मैग्नीट्यूड कहाँ से लाए, बी भी नहीं पता, लेकिन थीटा तो पता है कि साइन 0 है, और साइन 0 किसके बराबर होता है, साइन 0 आपके पास 0 के ही बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू 0 होल आंसर 0 हो गया। इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 0 आएगा। ये आपके पास आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल अगेन नहीं है। सिर्फ आप देखिए ना, सारी मैथमेटिक्स यूज हुई है। फिजिक्स तो सिर्फ गिवन में यूज हुई थी, उसके बाद तो फिजिक्स यूज ही नहीं हुई। तो आपके पास जो पॉइंट्स हैं याद रखने के, वो बहुत आसान है। बस आपने क्या करना है, चीज़ों को अपने पास रिपीट करना है, अपने पास लिखना है और अपने नोट्स बनाने हैं। अपने नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपको कहा जा रहा है इफ वेक्टर ए हैज कंपोनेंट दिस एंड वेक्टर बी हैज कंपोनेंट दिस, व्हाट इज देयर डॉट प्रोडक्ट। कोई मसला नहीं है। आपके पास पेज नंबर 41 पे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 है। अच्छा, ये थर्ड का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसे हम पार्ट 2 ही लिख देते हैं।
जिसमें आपको कहा जा रहा है कि वेक्टर ए, एक वेक्टर है वेक्टर ए जिसके कंपोनेंट्स हैं 2, -3 और 5, और वेक्टर बी है जिसके कंपोनेंट्स हैं -1, 4 और 2। आपको कहा जा रहा है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें इनका। डॉट प्रोडक्ट मीन्स, तो आपको कहा जा रहा था कि ए डॉट बी फाइंड करें, ए डॉट बी फाइंड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है हमारे को। ये आपके पास क्या हो गया गिवन, आपने लाजमी डेटा बना के बहुत अच्छा पेपर निकालने हैं अंदर में। ए डॉट बी फाइंड करना है। ए डॉट बी कैसे फाइंड करेंगे, इसे हम क्या करते हैं, पहले इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिख लेते हैं, या एक्सिस में या एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। क्या हो जाएगा 2i - 3j + 5k। इसी तरह -1 मीन्स -i क्योंकि 1 नहीं लिखेंगे, + 4j और + 2k। ए डॉट बी फाइंड करना है। ए डॉट बी किसके बराबर होगा, वेक्टर ए जो हमारे पास क्या है 2i - 3j + 5k इंटू -i + 4j + 2k। हम क्या करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा और पहले भी देखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट के केस में कि हमेशा डॉट प्रोडक्ट में जो आई वेक्टर का कोफिशिएंट है वो आई वेक्टर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, जे वेक्टर का कोफिशिएंट जे से। इसका रीजन क्या था, अगर आई कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई हो जाए तो आई डॉट जे आ जाएगा जो कि 0 होता है। सिमिलरली जे डॉट के 0 होता है। हमेशा जब डिफरेंट उन पे ये आते हैं, आई जे से हो जाए, आई के से हो जाए, के जे से हो जाए, तो आंसर 0 आते हैं। लेकिन सिमिलर में नहीं आते, तभी हम सिमिलर वालों को सिमिलर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे हम देखते हैं क्यों। 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा, एक हिडन 1 होगा, मीन्स 2 इंटू -1 -2 और i क्या हो जाएगा i डॉट i माइनस प्लस -3 इंटू 4 12 j डॉट j 5 इंटू 2 10 और आपके पास आ जाएगा k डॉट k। अब आप लिखेंगे एज वी नो दैट i डॉट i बराबर है j डॉट j के और ये बराबर है k डॉट k के, जो कि इक्वल होता है 1 के। तो हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू i डॉट i 1 -12 इंटू j डॉट j भी 1 और +10 इंटू k डॉट k भी 1। -2 इंटू 1 -2 -12 और +10 इंटू 1 10। -2 -12 -14 और +10 माइनस का 4 आ जाएगा a डॉट b। मैं अगेन आपको बोलूंगा यहाँ आपके पास ये यूनिट नहीं लिखी हुई, जैसे आप क्या करें, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखी हुई, आप कोशिश करें कि यहाँ पे यूनिट लिख लिया करें, यूनिट स्क्वायर होगा, क्योंकि एक यूनिट ए की एक यूनिट बी की, अगर लेट सपोज ए की यूनिट भी मीटर होती, बी की यूनिट भी मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाता ना। लेट सपोज ए की यूनिट कुछ थी यूनिट, बी की भी कोई यूनिट थी जिसे हमने यूनिट ही लिख दिया, तो ए और बी मल्टीप्लाई होंगे, यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट स्क्वायर आ जाएगा ना आपके पास। तो ये आपके पास क्या होगा, थर्ड सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का पार्ट बी भी हो गया। आप इसे नोट करें, देन हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन व्हिच इज ऑन पेज नंबर 47 और इसके पार्ट 1 में आपको कहा जा रहा है इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मींस एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस पर टाइम है, और कह रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये लाइन यहां भी आ सकती थी, यहां भी आ सकती थी, कहीं भी आ सकती थी। व्हाट डज इज इट इंडिकेट अबाउट ऑब्जेक्ट्स मोशन। ये आपको क्या चीज शो करेगा कि अगर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं आपके पास, इसका एक्चुअली मतलब ये होता है, आप देखें लेट्स सपोज अगर हम कुछ मार्किंग्स कर लेते हैं, आपको इस तरह से ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। इन इंटरवल्स को हम कांस्टेंट रखते हुए मार्किंग करते हैं। थोड़ी सी लाइन स्टेडी बन गई है मुझसे, और इसी को हम यहां लेते हैं अगर, तो आप एक चीज नोट करें कि हमने तो सिर्फ ये वाले इंटरवल्स सेम बनाए थे खुद से, ये वाले कैसे सेम आ रहे हैं, आप देखें ये सारे डिस्टेंसेस सेम आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, वो थोड़ा सा मेरे लाइंस बनाने में मिस्टेक है। इसका मतलब
कि एक कांस्टेंट टाइम में कांस्टेंट डिस्टेंस कवर हो रहा है, देन नेक्स्ट कांस्टेंट टाइम में नेक्स्ट कांस्टेंट डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होना शुरू हो जाए तो ये किसकी डेफिनेशन होती थी? कांस्टेंट वेलोसिटी की। आपके पास क्या होगा, अगर एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इफ displacement time graph is a straight line, then velocity is constant। बस आपने इतना लिख दिया, आपका रीजन कंप्लीट हो गया है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये बात बतानी है अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। देन आपके पास इसी का पार्ट बी है, पार्ट 2, व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए खास तौर पे ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको कहा जा रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो ग्राफ कैसा मर्जी बन रहा है। लेट्स सपोज उस ग्राफ को भी अभी स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, जैसा मर्जी बना रहे हैं उसमें कोई इशू नहीं है। कहा जा रहा है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसके नीचे का जो ये एरिया है, कौन सा एरिया, ये सारा एरिया, इस एरिया की अगर वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो वो क्या होगी। तो आपने ये चीज इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करते हुए देखा था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टोटल डिस्टेंस। ओवरऑल जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसके नीचे जो एरिया है वो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा होता है। अगर वेलोसिटी टाइम है तो आप इधर डिस्प्लेसमेंट लिख लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आप मोस्टली डिस्टेंस भी लिख दें तो इतना कोई इशू नहीं है। हाँ वैसे एक्चुअल में गलत है, वो डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने फर्क तो देखे हैं, लेकिन वो अब आपके लिए इतना भी मुश्किल नहीं करते मार्क्स लेना। इंटर में मार्क्स लेना बहुत आसान होता है, बस आपने क्या करना है, पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। अब आपके पास लास्ट सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 52 पे, जिसमें कहा जा रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली व्हाट डज इट्स वर्टिकल वेलोसिटी चेंज ओवर टाइम। क्या कहा जा रहा है, एक प्रोजेक्टाइल है जिसे हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका गया, लेट्स सपोज ये प्रोजेक्टाइल है, इसे मैं ऐसे फेंकता हूं, ऐसे नहीं फेंक रहा मैं, ऐसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली फेंकता हूं ऐसे, तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट पर वेलोसिटी के क्या फर्क आएगा। जैसे लेट्स सपोज कोई बंदा है जो यहाँ पे खड़ा हुआ और ये किसी हाइट पे खड़ा हुआ है, इसके पास बॉल थी और ये आपके पास सरफेस है, इसने ऊपर से बॉल को फेंका, बॉल कैसे नीचे आ जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन को बनाते हुए ऐसे बॉल नीचे आ जाएगी। हम ये कहा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमने ऑलरेडी सोचा हुआ था कि कांस्टेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज कैसे होगा, वाई कंपोनेंट। तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम उछालते हैं, यहाँ जब मैंने उछाला वेलोसिटी मैक्सिमम है, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम होगी, मैक्सिमम हाइट पे जाके 0, अब नीचे आते आते वापसी बढ़ेगी। तो यहाँ भी तो ऐसी हो रही, बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे, तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, देन यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ। और ये जो वेलोसिटी है मैंने ये भी बताया था हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही होती है। हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी 9.8 रहेगी। तो आपके पास क्या होगा, हम लिखेंगे फॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी the velocity या the velocity नहीं, it लिख लेते हैं सिर्फ, it increases by 9.8 meter per second factor in each second, therefore acceleration will be constant। मैं मोस्टली ये सब पहले से लिख के रख लेता हूँ, लेकिन आज मैंने इसको पहले से पढ़ा हुआ नहीं है,
वरना मोस्टली क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमने क्या क्या करना है। तो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी जो है लगातार क्या होगा, बॉडी नीचे आ रही है बढ़ रहा होगा, अगर बॉडी ऊपर जा रही होती तो लगातार कम हो रहा होता। बॉडी नीचे आ रही है बढ़ रहा है, किस फैक्टर से बढ़ रहे, 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हर एक सेकंड में बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है ना। हमारे पास सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कैन द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ऑब्वियसली यस। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, आई थिंक पेज नंबर 52 पे सेकंड पार्ट है। कहा जा रहा है एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v नॉट है। कह रहे हैं अगर v नॉट हम इंक्रीज करते हैं, जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुई है जब v नॉट 20 मीटर पर सेकंड था, अगर इस v नॉट को हम बढ़ा के 40 कर दे लेट सपोज, क्या हमारी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। रेंज मींस ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है क्या ये इंक्रीज होगा इसके बढ़ने से। ऑब्वियसली यस, दिमाग में तो यही आता है, लेकिन आपने ये तो नहीं लिखना पेपर में कि मेरे दिमाग में आ रहा है हाँ बढ़ेगा। आपको रीजन देना है कि क्यों बढ़ेगा। आपने रीजन कैसे देना है, आपको रेंज का फॉर्मूला याद होगा, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये थीटा जो है वो यहां पे बन रहा होगा। लेट्स सपोज हम थीटा को कांस्टेंट कर देते हैं, g की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो क्या होगा r इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी, और v नॉट स्क्वायर अलग है, v नॉट स्क्वायर हम चेंज कर रहे हैं। आपको पता है कि ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, तो मैं इसकी जगह पर कांस्टेंट ही लिख देता हूं। अब आपको ये बात याद है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हटा दे तो क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी वापसी आ जाएगी। हम क्या करेंगे, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नॉट का स्क्वायर। कैसे, आपने 4 को देखा था v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, आप क्या करते थे v इक्वल्स टू कांस्टेंट और t, देन आप इस कांस्टेंट की जगह पर k लगा देते थे। यहां पे मैंने यही किया, आप यहां से ऐसे डाउनवर्ड स्टेप वाइज चल रहे थे। मैंने क्या किया, मैंने पहले यहाँ पे कांस्टेंट बनाया जो ये था, इस कांस्टेंट की जगह पर कांस्टेंट लिखा और इज इक्वल टू और कांस्टेंट हटा के मैंने प्रोपोर्शनैलिटी लगा दी। इसका क्या मतलब है कि रेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v नॉट स्क्वायर के। मीन अगर रेंज बढ़ानी है तो v नॉट को बढ़ाना पड़ेगा, v नॉट कम करेंगे तो रेंज भी कम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे एज वी नो दैट्स का सिंबल बनाएंगे, इसके बाद हम लिखेंगे दिस शोज दैट range is increases with the projected velocity या with the increase of projected velocity। projected velocity means initial velocity। एक्चुअली आपके पास आप projected की जगह initial भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ फिजिक्स में आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी पेपर करें, लेकिन आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। हाँ, पेपर को आपने साफ सुथरा रखना है। तो आज के लेक्चर में ख्याल आपको समझ आया होगा। लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।